अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका। सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। इससे पहले भी जो है वो 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड की थी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को लेकर, और स्टिल जो है वो काफ़ी सारे लोगों को जो है उसमें कन्फ्यूजन्स आती हैं, क्योंकि जब वो डिफरेंट बैंक्स में जाते हैं और बैंक्स ऑब्वियसली उनको रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, तो काफ़ी सारे जो एप्लीकेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो वहाँ पर जाके परेशान हो जाते हैं कि शायद जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स हमें बताए जा रहे हैं हमसे पूरे नहीं होंगे या केसेस अप्रूव नहीं हो सकेंगे। तो आप लोग जो है वो बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई थी उनमें भी बड़ा सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया था कि आपने कुछ सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपने पूरा करना है और डॉक्यूमेंट्स बैंक्स में जाके एप्लीकेशन पुट कर देनी है। फर्दर अगर कोई बैंक्स आपसे मज़ीद जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो वो आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आपका एक जेन्युइन केस है और आप एक जेन्युइन सिटीज़न पाकिस्तान के हैं, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स बैंक्स को दें और बैंक्स को कहें कि आप हमारा केस पुट करें, और जैसे वो केस पुट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका केस किसी ना किसी स्टेज पर जाके डिले उसमें हो सकता है, बट अप्रूव ज़रूर हो जाएगा। तो अगेन आज मैं आपको एक नए सिरे से जो है वो एक बहुत ही स्लो जिसे कहते हैं कि तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। एक लेमैन के लिए जो फ़र्स्ट टाइम वीडियो देखेगा या अप्लाई करना चाह रहा है, उसके लिए बना रहा हूँ कि उसको सिंपल में समझ आ जाए। तो नोट कर लीजिएगा, ये स्कीम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सब्सिडाइज़ हाउसिंग की और ये जो नेपडा के फ़्लैट्स हैं उनको मुतारिफ़ की गई जो स्कीम है उसके बारे में वीडियो है। अब सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना देखना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास अपना CNIC होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आप पाकिस्तान के शहरी हों। पाकिस्तान के अलावा जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं या जो जॉब नहीं कर रहे हैं तो बाहर बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब NRPs हैं, नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानीज़ हैं, वो इस स्कीम में जो है वो एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा जो लोग 18 साल से कम उम्र वाले हैं, ऑब्वियसली वो भी माइनर कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी इस स्कीम के जो है वो एलिजिबल नहीं है। और इसके अलावा जो 55 इयर्स के लोग हैं, मतलब जो रिटायरमेंट के करीब हैं, क्योंकि कम अज़ कम जो इस स्कीम में लोन अप्लाई करने का टाइम फ्रेम है वो 5 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल है। तो एटलीस्ट आपकी 55 इयर्स हो तो तब आप 60 इयर्स तक पहुंचते हुए 5 साल अगर आप मिनिमम भी टाइम पीरियड के लिए लोन लेते हैं तो आप लोग क्लियर कर सकें। दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम एज है आपकी वो 55 इयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब उसके बाद आ जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम। ज़्यादातर जो लोग हैं, अब सैलरीड क्लास को तो ऑब्वियसली ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती हैं, जिनका फॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है, जो उन कंपनीज़ के अंदर जॉब करते हैं कि जो अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो फ़ाइल करती हैं और अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा भी जो है वो भी FBR के साथ शेयर करते हैं। दैट मीन्स कि वो आपको अकाउंट के अंदर जो है वो सैलरीज ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। वो सैलरी स्लिप्स लाते हैं और HR भी होता है, अकाउंट और फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी होता है, तो वो उसकी अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो ये वो केसेस होते हैं जो बड़े ही स्मूथ और जो अप्रूव होने वाले केसेस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई एम्बिगुटी नहीं होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो केसेस होते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कुछ कंपनीज़ होंगी उनको बाय हैंड जो है वो सैलरी मिलती, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ देते होंगे, या कुछ ऐसे शॉपकीपर्स जिनकी मंथली इनकम ऑब्वियसली अब इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो भी इस फैसिलिटी को जो है वो अवेल करना चाह रहे हैं। तो उनके पास अब ज़्यादातर पाकिस्तान का जो एक माइंड सेट है, हम लोग टैक्स रिटर्न्स अपनी नहीं जो है वो भरते हैं और ना ही इधर जो है वो NTN बनवाने का रुझान है। तो ये आ जाते हैं इनफॉर्मल वेज़। अब आप लोगों का क्या होना चाहिए, आप लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि जिनकी बेस पर आपकी इनकम एस्टिमेशन की जा सके। जैसे अब आपके पास अगर तो अकाउंट स्टेटमेंट है तो वेल एंड गुड, मतलब उससे पता लग जाएगा कि आपके अकाउंट के अंदर कितना इन आउट हो रहा है। उसके अलावा अगर आपके पास NTN बना हुआ है दैन वो और भी बहुत अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। केस अप्रूव होने के और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जी NTN बना हुआ है, उससे पता लग जाता है आपकी ईयरली इनकम कितनी है। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं है तो देन आपने, अगर आप शॉपकीपर हैं तो ऑब्वियसली आपकी शॉप का
विज़िट होना है, उन्होंने आपकी इनकम एस्टिमेशन करनी है कि इनकम और अखराजात आपके कितने हैं। तो आपकी जो इनवाइसेस होंगी, जो आप कहीं से माल परचेज़ करते हैं, जो करियाना या जो भी आप काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का करते हैं, आप कोई रिपेयरिंग का काम करते हैं, आपको मोबाइल शॉप चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं से आप माल परचेज़ करते हैं तो उसकी इनवाइसेस आप देंगे। और इनवाइसेस के बाद जो आपकी सेल्स इनवाइसेस होंगे, जो बिल्स होंगे, वो आप देंगे कि कितना आप माल ख़रीद रहे हैं और कितना बेच रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपकी इनकम एस्टिमेशन हो जाती है। जैसे बिजली के, गैस के और पानी के ये बिल्स होते हैं, उससे भी अंदाज़ा होता है कि एक बंदा माहाना कितने जो है वो यूटिलिटीज़ के अगेंस्ट एक्सपेंसेस बियर कर रहा है। ऑब्वियसली फिर उतनी आपकी इनकम होती है। तो ये जो है वो इनफॉर्मल लोगों के लिए, जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लिए बताना ज़रूरी था कि भाई साहब आपने किस तरह से जो है वो लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। अब पहले थी इसके अंदर सैलरी स्लैब्स थी कि जी एटलीस्ट 25,000 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख होनी चाहिए। तो गुज़िश्ता मंथ वो भी स्टेट बैंक ने जो है वो पॉलिसी ख़त्म कर दी है। अब आपकी लेट से अगर सैलरी 1 लाख से ज़्यादा भी है और 25,000 से कम भी है, तब भी आप इस लोन स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है वो उसके अंदर अब ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि आपने एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो लोन है, लोग ज़्यादातर जो एडवर्टिज़मेंट होती हैं टीवी की या इस तरह की जो न्यूज़पेपर पर आती हैं, तो उनको देखकर आके कहते हैं कि जी हमें 30 लाख ही चाहिए, हमें 40 लाख ही चाहिए। तो समझने की बात यह है कि जितनी आपकी मंथली इनकम होती है, बैंक उसी की बेस पर आपको जो है वो लोन फैसिलिटी देता है, ताकि कल को आपके लिए प्रॉब्लम ना हो पे करने में और बैंक के लिए प्रॉब्लम ना हो आपसे रिकवर करवाने में। तो बात को समझने की कोशिश किया करें। अब फ़र्ज़ करें आपके पास 25,000 सैलरी है फ़र्ज़ करें तो आपने 25,000 के अगेंस्ट अब आप 3 मिलियन तो डिमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इंस्टॉलमेंट ही ऑब्वियसली आपकी तकरीबन 20, 22, 25,000 बन जाएगी। तो आप कहाँ से वो जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट बियर करेंगे। और जिसकी सैलरी ज़्यादा है ऑब्वियसली उनको लोन ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो उसको पेइंग कैपेसिटी भी उस हिसाब से रखते हैं। एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं और उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको थोड़ा जल्दी से आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता देता हूं और टायर्स वगैरह को डिस्कस कर देता हूं। पर्सनली ये ओपिनियन है जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप लोन उतना ही अवेल करें जितना आप वापस पे कर सकें। 5 साल और 10 साल के लिए ये जो लोन फैसिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम वो टायर्स के अंदर देखें 1, 2 और 3 में, तो 5% फर्स्ट 5 इयर्स में, 7% नेक्स्ट जो है वो 5 इयर्स में, और उसके बाद फिर काइबोर प्लस 7 और काइबोर प्लस 4 और काइबोर प्लस 2.5 जो है वो बढ़ जाती हैं, जो कि आफ्टर 10 इयर्स होता है। तो 10 साल के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। आपको कोई ज़्यादा जो पे ऑफ करने में दिक्कत नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको ज़्यादा इसके ऊपर जो इंटरेस्ट और मार्कअप है वो नहीं बियर करना पड़ता है। लेकिन जब आप 10 ईयर से ज़्यादा का लेते हैं लोन, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली फिर मार्कअप बढ़ जाता है और कल को आपने उतना पे भी करना है। तो पर्सनली एडवाइस ये है कि आप लोन उतना हासिल करें जितना आप कल को पे कर सकते हैं, और अपनी सैलरी और इनकम को एस्टिमेट करके उसके बाद आप लोन अप्लाई करें ताकि आपका लोन अप्रूव हो सके। अब थोड़ा मैं स्पीडी आपको बताता हूँ कि जो फॉर्मल वेज़ हैं, आपके लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। आपका CNIC चाहिए होगा, 2 तस्वीरें आपकी चाहिए होंगी, 3 सैलरी स्लिप्स गुज़िश्ता 3 महीनों की वो साइन और स्टैंप होनी चाहिए। आपका HR मैनेजर कर दे, अकाउंट्स वाला कर दे, कोई बंदा भी जो है वो आपका सुपरवाइज़र उसको साइन और स्टैंप कर दे पिछले 3 महीनों की। उसके बाद जॉब का लेटर होता है। ये बेसिकली वो प्रूफ होता है कि जिसके ऊपर मेंशन होता है कि आपका नाम, CNIC नंबर, आप कब से उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस जो भी सोल प्रोप्राइटर का जो भी कंसर्न है उसके ऊपर आप जॉब कर रहे हैं, और उसके अलावा आप परमानेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, या जो भी आपका स्टेटस है वो उसके ऊपर मेंशन होता है। तो ये अथेंटिसिटी होती है कि आप वाकई जॉब कर रहे हैं। जो बंदा आपको लेटर इशू कर रहा होता है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है। उसके बाद अगर आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट है तो आपने पिछले 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट लगा देनी है। कुछ बैंक्स की रिक्वायरमेंट है पिछले 1 साल की भी आपसे अकाउंट स्टेटमेंट मांग सकते हैं। फिर अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है। ये भी जिस ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट होता है वो ब्रांच आपको इशू करती है। ये भी कोई मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको इजीली ब्रांच बना के दे देती है। यूटिलिटी बिल्स में PTCL बिजली का बिल आ जाता है या सुई गैस का बिल आ जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आप इजीली घर में आपके बिल होंगे वो आप लेकर आएँ, उससे आपका एस्टिमेशन हो जाएगा कि आपकी यूटिलिटी के अगेंस्ट एक्सपेंसेस कितने हैं।
उसके बाद आ जाता है आपका, अगर आप किराए के ऊपर रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट ऑब्वियसली आपका चाहिए होता है, जो कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं फिर तो आप बता सकते हैं कि जी आप फैमिली के साथ अकोमोडेट हैं। इन केस कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और गवर्नमेंट ने आपको जो है वो अकोमोडेट किया हुआ है, तो आप उनसे भी जो है वो रूम एलोकेशन या अपार्टमेंट एलोकेशन का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो बनवा सकते हैं, वो साथ में अटैच हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लाएँ, आपके केसेस अप्रूव हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लोगों को। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसकी रीज़न ये है कि इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं उसमें ऑब्वियसली एप्लीकेंट्स का रश ज़्यादा होता है, और जैसे रश ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से जो बैंक्स हैं उनको फ़ौरन से फिर स्टाफिंग करने का प्रॉब्लम होता है, और उनको ट्रेनिंग का भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता है। तो आपने पेशेंस रख के इन चीज़ों को अप्लाई कर दें और लोन आप अवेल कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको कमेंट करूँगा। ऑब्वियसली और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर आपको ब्रीफली गाइड कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं। अब इसके अंदर 3 टायर हैं, वही 1, 2 और 3। टायर 1 है, मतलब उसके अंदर आपको मैक्सिमम जो फैसिलिटी है वो 27 लाख तक आपको लोन मिल सकता है, क्योंकि 35 लाख तक नेफ्डा ने जो है वो अपार्टमेंट्स आपको तैयार कर देने हैं। टायर 2 है, उसके अंदर आप मैक्सिमम 60 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और घर की कीमत की जो स्लैब थी कि जी इतने का अमाउंट का घर होना चाहिए, वो भी ख़त्म हो गई है। घर बेशक आपका 70 लाख का हो या जितनी अमाउंट का भी हो, बैंक आपको टायर 2 के अंदर 60 लाख तक की फैसिलिटी देगा। टायर 3 है, उसके अंदर आपको 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए तक का भी आप कर्ज़ा अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मार्कअप ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट 5 ईयर्स जो है उसमें 7 ईयर्स है 7% है, अगले जो 5 ईयर्स होंगे उनमें 9% है, और देन अगेन जो है वो काइबोर प्लस फ्लक्चुएटिंग उसके अंदर रेट आ जाता है, जो कि आफ्टर 10 ईयर्स होगा। अच्छा, अब लाइक वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, और नेक्स्ट जो भी आपकी इसके अंदर कोई फर्दर क्यूरीज़ होंगी आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, ताकि हम लोग जो है वो एक नई वीडियो मैं आपके लिए बना दूं, उसमें आपको और थोड़ा सा गाइड कर दूं उस हवाले से जो आपके क्वेश्चन और क्यूरीज़ होंगे। लेकिन अगेन मैं आपको जो है वो इश्योर करवाता हूं कि ये प्रॉब्लम जो है वो फैसिलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी स्कीम है, और आप इसको अवेल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, पेशेंस रख के आप बैंक्स में जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ, और इंशाल्लाह ताला आपके केसेस जो है वो अप्रूव हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने व्यूज़ जो हैं और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।